नीलेश ने कोकिल के सारे सबूत देने के बाद में आखिर में प्रिया के केस की भी सुनवाई शुरू कर दी थी। उसके पास प्रिया के मामले से जुड़े कोई सबूत नहीं थे, लेकिन उसने जो गवाह वहां खड़े किए थे उसकी वजह से उसका मामला भी खत्म होने को आ गया था। जज ने लंच टाइम अनाउंस कर दिया और फैसला वो उसके बाद सुनाने वाले थे। जब लकी और राधिका हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहे थे कि तभी प्रफुल्ल और लकी के बीच में कहासुनी हो गई, जिसकी वजह से लकी ने उसे थप्पड़ मार दिया था। इतने में उसे हॉस्पिटल से फोन आया। दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इधर पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ ही रही थी कि इतने में राधिका बीच में आ गई और उसने लकी को जाने के लिए कह दिया। लकी सारा मामला नीलेश और राधिका पर छोड़कर वहां से सीधा हॉस्पिटल जाने के लिए रवाना हो गया। अभिलाषा की बात सुनने के बाद में उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में 100 सीटियां बज रही थी। वो गाड़ी में बैठा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था और रह कर उसके दिमाग में बस शिवराज की आवाज ही गूंज रही थी। उसकी आंखों के आगे आज कोर्ट में जो कुछ घटा बस वही चल रहा था। उसे पहले ही इस बात का डर लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो खराब हो सकता था, लेकिन मामला इतना खराब हो जाएगा इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस केस की वजह से उसके दादाजी की हालत ऐसी हो जाएगी। अब लकी के पास में उन्हें बचाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। थोड़ी ही देर बाद में लकी की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने उसे पार्किंग में नहीं लगाया और ना ही गाड़ी का दरवाजा बंद किया। वो बस भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ और आईसीयू का पता पूछकर सीढ़ियों से ही चौथे माले पर चला गया। माँ! जैसे ही लकी ने अभिलाषा को देखा तो वो हांफते हुए चिल्लाया, लकी लकी बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। अभी डॉक्टर रावल को भी हमने मुंबई से बुलाया है। उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पापा जी, बेटा मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज कुछ कर, प्लीज कैसे भी करके पापा जी को वापस ले आ, वरना मैं। अभिलाषा ने कहा और फूट फूट कर रोने लगी। इतने में दशरथ आगे आए और अभिलाषा को संभालते हुए बोले, लकी बेटा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने घर से अपने डॉक्टर्स को बुलाया है, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अब क्या कर सकते हैं तुम बताओ। दशरथ ने कहा। लकी ने जब अपने माँ बाप को इस हाल में देखा तो उसे अपने आप पर और ज्यादा घिन आने लगी। उसे अंदर से बार बार ये बात खाई जा रही थी कि उसे कभी इस केस में हाथ नहीं डालना चाहिए था। वो भारी दुविधा में फंस गया था और अब जब तक वो शिवराज की जान नहीं बचाता तब तक उसके दिल को चैन नहीं आने वाला था। इतने में लकी आईसीयू की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगा। अरे कहाँ जा रहे हो, अंदर जाना अलाउड नहीं है। इतने में बाहर बैठे गार्ड ने लकी को रोकते हुए कहा, अंदर मेरे दादाजी एडमिट हैं, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे जाने दो। लकी ने उस गार्ड को प्यार से समझाते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन आपकी फैमिली के बाकी लोग भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ बैठकर इंतजार कीजिए। गार्ड ने कहा, बात समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ बाहर बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे दादाजी का इलाज करना पड़ेगा, इसलिए मुझे अंदर जाने दो। लकी ने कहा, भाई साहब इलाज करने का काम डॉक्टर्स का है, आप कोई डॉक्टर हैं क्या? गार्ड ने पूछा। जब लकी 1 सेकंड के लिए कोई जवाब नहीं दे पाया तो गार्ड समझ गया कि लकी डॉक्टर नहीं है। ऐसे में उसने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, चलो हटो यहाँ से, मेरा टाइम खराब मत करो, प्लीज वहां बैठ जाओ। गार्ड की बात सुनकर लकी को गुस्सा आ गया और उसने उसकी कॉलर पकड़कर एक कोने में धकेल दिया और सीधा आईसीयू में घुसने लगा। अरे रुको रुको! इससे पहले कि गार्ड उसे रोक पाता लकी अंदर घुस चुका था। जैसे ही लकी आईसीयू में दाखिल हुआ तो सारे डॉक्टर्स की आंखें उसकी तरफ ही जम गई। कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए, बाहर निकलो। इतने में 2 मेल नर्स लकी के पास आए और उसे बाहर जाने को कहने लगे। सर वो मेरे दादाजी हैं, आपके डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो अब बच नहीं पाएंगे, ऐसे में मैं अपनी तरफ से कोशिश करके देखना चाहता हूँ, प्लीज सर प्लीज, इससे पहले कि देर हो जाए एक बार मुझे कोशिश कर लेने दीजिए। लकी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, सॉरी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, आप प्लीज यहाँ से बाहर निकलो। मेल नर्स ने कहा और उसे धक्का देने लगे। सर प्लीज देखिए, उनकी पल्स नीचे गिरती जा रही है, सर उन्हें ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, जब तक उनकी नसें क्लीन नहीं होंगी तब तक खून शरीर में ठीक से बह नहीं पाएगा। सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, उनकी ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है, उन्हें पैनिक अटैक आया है, उनके दिमाग को शांत करवाना बहुत जरूरी है सर। लकी जितनी शांति से बात कर सकता था उतनी शांति से उसने कहा, लेकिन तब तक लकी को वहां से निकाला जा चुका था। इतने में लकी को गुस्सा आया और उसने उन दोनों मेल नर्स का गिरेबान पकड़ा और उन्हें दूर धकेल दिया। इसके बाद वो सीधा भागते हुए अपने दादाजी के पास पहुंचा और उन्हें देखने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तरफ से इलाज शुरू कर पाता इतने में डॉक्टर्स ने लकी का हाथ पकड़ा और उसे पीछे धकेल दिया। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या, पागल हो गए हो, अपने आप को क्या समझते हो? एक डॉक्टर ने उसे लताड़ते हुए कहा, ये आदमी पागल हो गया है, गार्ड्स को बुलाओ।
इतने में एक दूसरे डॉक्टर ने कहा। उसके कहने भर की ही देर थी कि इतने में हॉस्पिटल के सारे गार्ड्स वहां पहुंच गए और लकी को खदेड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो किससे पंगा ले रहे थे। लकी अकेला ही ऐसे हजारों गार्ड्स के ऊपर भारी था। उसने आव न देखा ताव और उन गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया। वो एक एक को पकड़कर धक्का दिए जा रहा था और हर गार्ड को अपने रास्ते से हटाने के बाद वो अपने दादाजी के पास पहुंचता चला जा रहा था। सारे डॉक्टर्स उसका ये रूप देखकर बहुत घबरा गए और वो पीछे हट गए, लेकिन इससे पहले कि लकी शिवराज के पास पहुंच पाता, इतने में उसे पीछे से आवाज आई, लकी। लकी उस आवाज को सुनते ही रुक गया। यह आवाज उसकी माँ की थी। लकी ने जब पलट कर देखा तो अभिलाषा ने कहा, बाहर आ जाओ। लेकिन माँ। लकी बाहर आ जा। लकी के पास में और कोई चारा नहीं था और वो बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद में वहां हॉस्पिटल का मैनेजमेंट और सीनियर डॉक्टर्स भी आ पहुंचे थे। लकी उन सभी लोगों के सामने खड़ा था। मैनेजमेंट उसे देखकर बहुत गुस्से में नजर आ रहा था, लेकिन अग्रवाल परिवार का लड़का होने की वजह से वो उससे कुछ कह नहीं पा रहे थे। देखिए सर, इससे पहले की देर हो जाए, आप प्लीज मुझे उनके ट्रीटमेंट के लिए अंदर जाने दीजिए। लकी ने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं मिस्टर लकी, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और आपने अभी जो किया उसके बाद तो इस चीज की पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। मैनेजमेंट के ही एक आदमी ने कहा, इलाज करने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है मिस्टर लकी, क्या आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की है? एक और सीनियर डॉक्टर ने लकी से पूछा। लकी हताश और चिढ़ा सा अपनी माँ की तरफ देखने लगा। वो उसके लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। माँ, अगर हमने 1 घंटा भी और बर्बाद किया तो हम दादाजी को नहीं बचा पाएंगे, आप लोग प्लीज इन्हें समझाइए, लकी ने कहा। आपकी बात में समझने जैसा कुछ नहीं है मिस्टर लकी, आप सिर्फ जिद कर रहे हैं। इतने रेपुटेटेड फैमिली होने के बाद भी आप हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। आपको पता है ना किसकी वजह से आपको जेल हो सकती है। हाँ हो जाने दो जेल, मुझे तुम जहां चाहो भेज दो, लेकिन अभी प्लीज मुझे अंदर जाने दो, लकी ने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन मैनेजमेंट और डॉक्टर्स दोनों ही इस बात के लिए राजी नहीं थे। पापा, आप प्लीज इनसे कहिए मुझे अंदर जाने दें। अगर दादाजी को कुछ भी हो गया तो सारी जिम्मेदारी उसकी मेरी होगी। अगर मेरे इलाज के दौरान उन्हें कुछ हो जाता है तो आप लोग पुलिस को बोलकर उनके कत्ल के इल्जाम में मुझे अंदर करवा सकते हैं, लकी ने कहा। लकी, लेकिन ये सुनते ही दशरथ हैरान हो गया। उसे लकी पर विश्वास था, लेकिन वो अपने दादाजी को बचाने के लिए जितना बड़ा रिस्क ले रहा था, उसे सुनते ही उसे डर लगने लगा। पापा, मैं सच कह रहा हूं, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और अगर हो भी गया तो आप लोग मेरे साथ जो करना चाहे कर सकते हैं, लकी ने फिर से कहा और दशरथ मैनेजमेंट और डॉक्टर्स की तरफ देखने लगा। आप प्लीज हमारी तरफ मत देखिए दशरथ जी, आप भी जानते हैं कि आपके पिताजी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। अगर हमारे हॉस्पिटल में रहते हुए उन्हें कुछ भी हो जाता है तो कल को हमारे हॉस्पिटल की इज्जत खराब हो जाएगी। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं, मैनेजमेंट ने कहा। लेकिन मेरा बेटा कह रहा है ना कि अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी वो लेने को तैयार है। आप चाहें तो हम ये चीज लिख कर भी आपको देने के लिए तैयार है, अभिलाषा ने भी अपनी तरफ से कहा। लेकिन इन बातों से भी मैनेजमेंट के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वो किसी भी हाल में लकी को ऐसा कुछ करने देने वाले नहीं थे। जब लकी को ये बात समझ में आ गई कि वो लोग उसे ऐसे अंदर नहीं जाने देने वाले हैं, तो लकी ने उन्हें 1 सेकंड के लिए देखा और आखिरी बार कहा, तो आप लोग नहीं मानेंगे। उन लोगों ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस अपने हाथ बांधकर लकी के सामने खड़े हो गए। लकी को गुस्सा आया और उसने अपने आसपास जो भी कुर्सियां रखी हुई थी उन्हें उठाया और उन लोगों के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। एक के बाद एक लकी उनके आसपास कुर्सियां फेंकता चला जा रहा था, लेकिन वो जानबूझकर उनमें से एक भी कुर्सी उनके ऊपर नहीं फेंक रहा था। जैसे ही सब लोग कुर्सियों के डर से दूर हटे तो इतने में लकी भागते हुए आईसीयू के अंदर दाखिल हो गया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। लकी, लकी, दरवाजा खोलो, लकी, दरवाजा खोलो वरना पुलिस को बुला लेंगे। लकी, मिस्टर अग्रवाल, समझाइए ना आप अपने बेटे को, डॉक्टर्स और मैनेजमेंट वालों ने अपनी तरफ से चिल्लाते हुए कहा। लेकिन लकी के ऊपर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने मॉनिटर पर देखा कि शिवराज की पल्स और भी कम हो गई थी और उनका ऑक्सीजन भी कम होने लगा था। लकी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया और उनकी नब्ज टटोलने लगा। सच में वो बस कुछ ही देर के मेहमान थे। ये बात जहन में आते ही लकी की आंखों से आंसू बहने लगे। अभी कुछ सालों पहले ही शिवराज लकी की कलाई पकड़कर उसे अपने साथ मंदिर ले जाते थे। कितनी ही बार उन्होंने लकी की कलाई पकड़कर उसे अपने घुटनों पर बैठाकर झूला झुलाया, लेकिन आज वक्त ऐसा पलटा कि लकी उनकी कलाई थाम कर रो रहा था। अचानक से लकी खड़ा हुआ और उसने अपना फोन निकाला और सीधा रीना को फोन मिला दिया। रीना पटना में थी। हाँ लक्ष्मण जी। रीना, कॉटेज में ग्रीम का एक फूल रखा हुआ है, तुम जल्दी से उसका रस निकालो, मैं तुम्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर भिजवा रहा हूँ। जितना ज्यादा हो सके उतना रस निकाल लेना, जल्दी, लकी ने कहा और फोन काट दिया। इसके बाद उसने निशांत को फोन किया और उसे कहा,
जल्दी से एक हेलीकॉप्टर पटना रवाना करवाओ। आधे घंटे में मुझे हेलीकॉप्टर हॉस्पिटल के सामने चाहिए। निशांत ने उधर से हाँ कहा और हॉस्पिटल से रवाना हो गया। इधर लकी ने शिवराज को देखा और उसकी आंखें फिर से छलक आई थी। उसने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि उन दोनों के बीच का रिश्ता ऐसा हो जाएगा। दादाजी मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना दादाजी, लकी ने कहा और बिलखते हुए रोने लगा। बाहर से लोग अभी भी दरवाजा बजाए जा रहे थे, लेकिन लकी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब उसे महसूस हुआ कि शिवराज के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे तो लकी ने उसके हाथ अपने हाथ में लिए और उन्हें रगड़ना शुरू कर दिया। उसकी अपनी हथेली में जितनी जान थी वो उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए शिवराज की हथेलियों को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। वो कभी उसके पैरों के तलवे गर्म करता तो कभी उसकी हथेलियां। चाहे आज उसकी अपनी जान चली जाती, लेकिन वो किसी भी हाल में शिवराज को बचाकर यहाँ से बाहर जाने वाला था। लेकिन ने फिर से मॉनिटर देखा, पल्स और ज्यादा कम हो गई थी, हाथ पैर और ज्यादा ठंडे होने लगे थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी शिवराज को बचा पाएगा? क्या मैनेजमेंट और डॉक्टर्स उसकी इस हरकत के ऊपर कोई एक्शन लेने वाले थे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।